तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। याकुजा के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्रिस्मा यहाँ पर आता है और उससे कहता है सोमा से कि आपको यहाँ पर स्मोक नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ स्मोक करना मना है, और वो अपना नाम भी बता देता है उसे। सोमा यहाँ पर कहता है क्या तुम हमारा पीछा कर रहे थे, तभी तो तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी चीजें मैं ट्राई नहीं करता हूँ। तो वो सोमा कहता है कि क्या तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए आया हो। तो यहाँ पर किस्मा कहता है कि नहीं, मैं तुमसे फाइट कैसे कर सकता हूँ। मैं जो हूँ योशिना के साथ फ्यूचर में शादी करने वाला हूँ, इसके हिसाब से तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हुए। सोमा यहाँ पर कहता है तुम्हें कोई गलत फहमी है, वो तुमसे शादी नहीं करने वाली है, बस वो 1 साल तुम्हारे साथ रहने वाली है। यहाँ पर वो हंसते हुए कहता है मुझे ये सब पता है क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाली गैंग जो है क्या प्लानिंग कर रही है, बट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं योशिना से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सोमा यहाँ पर कहता है अच्छा ऐसा लगता है तुम्हें। कृष्णा कहता है कि हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुझे पता है कि बहुत सारे गैंग मेंबर जो है ये नहीं चाहते कि मैं और वो दोनों शादी करें। वो लोग मेरा दिल तोड़ना चाहते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और ऐसा करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं जो हूँ अब उनके सभी ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगा अगर वो मुझे सामने सामने से ऑफर देते हैं। इस तरह से वो लोग एक्टिंग करके मुझसे कुछ एक्सेप्ट नहीं करवा सकते हैं, और ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि मैं जो हूँ यहाँ पर योशिना को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तभी योशिना यहाँ पर आ जाती है और कहती है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर पीछा कर रहे हो। वो कहता है मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया था। यहाँ पर वो अपने हाथ को आगे करती है तो वो फोन निकाल कर देता है। यहाँ पर वो जानती थी कि उसका फोन उसने चेंज कर दिया है। उसका ओरिजिनल फोन यहाँ क्रिस्मा के पास ही था, और जो डुप्लीकेट फोन है जिसके अंदर ट्रैकर है वो उसने योशिना को दे दिया था। उसी से यहाँ पर वो पहुंचा है, उसी का पीछा करते हुए। हम देखते हैं सोमा उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं ओसाका, तुम्हें अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ किस्मा यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि तुम मुझसे छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम मुझसे शादी करने वाली हो। सोमा कहता है तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम इससे शादी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर वो कहती है कि तुम दोनों अब चुप हो जाओ, मुझे जो है फैसला करने दो कि मुझे घर जाना है कि यहाँ पर किस्मा के साथ जाना है। यहाँ पर वो किस्मा से कहती है कि तुम जो हो अपना थोड़ा मुंह बंद रखो क्योंकि ये जो है मेरा एक फैमिली मेंबर है, सोमा मेरे फैमिली की तरह ही है। यहाँ पर वो हंसते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ पर वो उसे कहती है सोमा से कि तुम्हें जो है दोबारा घर पर जाना चाहिए ओसाका में, तुम अपने आप अकेले चले जाओ, मैं जो हूँ किस्मा के साथ जाती हूँ, जैसा कि हमने पहले प्लान किया था उसी तरह से ही चलेगा। और ऐसा बोलकर वो दोबारा से रूम में चली जाती है अपना कुछ सामान लेकर आने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो भागते हुए स्टेशन पर आती है क्योंकि सोमा यहाँ से जा रहा होता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ पर वो पूछता है सोमा क्रिस्मा कहाँ पर है, तो वो बताती है कि वो रूम पर ही है, मैं उसे बिना बताए ही यहाँ पर आ गई क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो, इसीलिए। वो यहाँ पर उसे समझाती है और कहती है कि मुझे यहीं पर रहने दो और हम इस तरह से एक एडवेंचर ले पाएंगे। मैं उसका वीक पॉइंट पता लगा लूंगी और फिर तुम्हें उसे हराने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर वो कहता है प्लीज अपने प्राइड को यहाँ पर दाव पर मत लगाना, जो रूल तुमने अपने लिए बनाए थे उसे प्लीज ब्रेक मत करना। यहाँ पर वो कहती है कि मैं अपने बनाए हुए रूल को कभी ब्रेक नहीं करूंगी और मैं यहाँ पर मरने वाली नहीं हूँ, तो तुम आराम से यहाँ से जा सकते हो। सोमा कहता है यही बात तुम्हारी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है तो मैं अब यहाँ से जाता हूँ और तुम अपना ध्यान रखना। तभी वो एकदम से रुकता है और कहता है कि वो देखो तुम्हारे बालों पर कुछ लगा हुआ है। उसके बालों पर ब्रेड का टुकड़ा लगा होता है क्योंकि वो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके इसके पास आई होती है, इसीलिए वो उसके बालों से वो टुकड़ा निकाल देता है ब्रेड का और कहता है ठीक है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अपना ध्यान रखना, अगर तुम्हें कभी भी लगे तो तुम मुझे फोन कर सकती हो। और फिर वो उसे हक कर लेता है और हम देखते हैं कि योशिना भी उसे हक करती है और कहती है ठीक है मैं अपना ख्याल रखूंगी, तुम आराम से जाना और अपने स्कूल के क्लासेस को अटेंड कर लेना। इन दोनों को लगता है कि इन्हें कोई नहीं देख रहा, बट क्रिस्मा जो होता है दूर से इन दोनों को ही देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है मेट्रो के अंदर।
वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं क्योंकि बहुत ही भीड़ होती है। इसीलिए योशिना यहाँ पर नोटिस करती है कि वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। तो वो पूछती है क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। वो कहता है कि नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ है, बस मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ सराउंडिंग से। मैं किसी को चांस नहीं देना चाहता कि वो तुम्हें आकर मार जाए, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर वो नीचे देखने लग जाती है, वो उसके बहुत ही ज्यादा करीब होती है। यहाँ पर उसके बॉडी से सेंट की स्मेल आ रही होती है। वो सोच रही होती है कि ये किस तरह का स्मेल है। वो कहती है कि आज से पहले मैं स्कूल जो हूँ कभी भी इतना ज्यादा भीड़ में नहीं गई हूँ। थोड़ी देर बाद वो स्कूल पहुंच जाते हैं। योशिना अपनी क्लास ले रही होती है और साथ में सोच रही होती है कि वो जो है बहुत ही अजीब तरह से स्माइल कर रहा था, यहाँ मेट्रो के अंदर भी और स्कूल के अंदर आने के बाद भी। अब ये सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। यहाँ योशिना जो होती है अपने फोन पर चेक करती है कि किसी भी लड़के को किस तरह से इम्प्रेस करना चाहिए। फोन के अंदर एक रिजल्ट आता है जहाँ पर लिखा होता है कि तुम्हें जो है उसे अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। साथ में वो देखती है कि उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो मैसेज कर रहे होते हैं, वो वहाँ पार्टी कर रहे होते हैं। तो वो मैसेज करती है कि मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि खिड़की से बाहर से यहाँ पर वो देख रहा होता है जो कि क्रिस्मा होता है। धीरे धीरे मौसम चेंज होने लग जाता है, इसीलिए वो अपने पुराने ड्रेस को पहनकर देख रही होती है मिरर के अंदर और साथ में वो सोच रही होती है कि सभी ड्रेस को पैक करके रख देना होगा और यहाँ पर ठंडी की ड्रेस निकालनी पड़ेगी, यानी विंटर की ड्रेस निकालनी पड़ेगी। वो ये सब चेक ही कर रही होती है, तभी उसके दरवाजे पर क्रिस्मा आ जाता है। मन ही मन वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उसे कभी अकेला छोड़ता नहीं है। यहाँ पर क्रिस्मा कहता है कि ये डिलीवरी आई है ओसाका से, तुम इसे देख सकती हो। यहाँ पर वो बॉक्स ले लेती है और कहती है ठीक है तो मैं देख लेती हूँ। वो जो है उसे उठाकर ले जा रही होती है। तभी पीछे से वो कहता है कि क्या तुम पैकिंग कर रही हो, क्या तुम्हारा जाने का मन है यहाँ से। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं जो हूँ अभी ड्रेस पैक करके रख रही हूँ, ये समर वाली है, मैं विंटर वाली को ढूंढ रही हूँ। तभी क्रिस्मा के अंदर से बहुत ही अजीब सी एनर्जी निकलती है जिसे वो फील कर लेती है। वो किसी तरह की एनर्जी नहीं, यहाँ पर क्रिस्मा जो होता है गुस्सा होता है, इसीलिए उसे लगता है कि वो उसे मारने वाला है। इसीलिए वो पूछ भी लेती है कि क्या तुम मुझे मारने वाले हो। तो वो कहता है क्या मैं तुम्हें मारूंगा, नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारने वाला हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मेरे लिए कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगी, तो तुम्हें मैं मारने का कभी भी अपने दिमाग के अंदर नहीं सोच सकता हूँ। तो वो यहाँ पूछती है कि क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है। तो वो कहता है नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। अक्सर यहाँ पर क्रिस्मा जो होता है वो किसी भी लड़की के साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, तो लड़कियों की कमी इसके पास तो नहीं है। बट इसे पहली बार लाइफ में ये फील हुआ है। ये फीलिंग जो होती है उसके दिल में इसीलिए क्रिएट होती है क्योंकि वो योशिना से प्यार करता है और वो जो है यहाँ पर सोमा से जब मिलती है और उसे हक करती है तो उसे जलन जैसा फील होता है और ये इसे समझ में नहीं आता कि ये जलन जैसी फीलिंग उसे क्यों आ रही है। इसीलिए क्रिस्मा कहता है कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो तुम जो उसके साथ करना चाहो कर सकती हो, पर प्लीज मेरे सामने करना। और जैसे ही अगर तुम वो सारे काम कर लोगी, वो यहाँ पर सेक्स की बातें कर रहा होता है कि अगर तो वो किसी और के साथ सेक्स करती है तो प्लीज उसके सामने करे। करने के बाद वो उस लड़के को वहीं पर मार देगा ताकि वो बैलेंस कर सके। उसे बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऐसी बात योशिना सुनती है और चौंक जाती है। योशिना को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर उसे जलन वाली फीलिंग हो रही है। वो यहाँ समझाती है कि सोमा जो है वो मेरा फैमिली मेम्बर जैसा ही है। तो वो कहता है वो तुम्हारा ब्लड रिलेशन में नहीं आता है, वो जो है अलग है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो थोड़ा सा गुस्से में देख रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए हो, मुझे तुम्हें ढंग से समझाना पड़ेगा, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो उसके पास आता है, कहता है कि अगर तुम सोचती हो कि मैं जो हूँ यहाँ पर एक गैंगस्टर हूँ तो मैं तुम्हारे लिए एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद जो हूँ जॉब करूँगा किसी नॉर्मल बंदे की तरह, अगर तुम मुझे कहोगी तो। यहाँ पर जो योजना होती है वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपने लाइफ के एम्स को चेंज करो, तुम जैसे हो वैसे ही सही हो। और ये मैं बता देती हूँ कि मैं जो हूँ यहाँ पर तुम्हें एक धोखा देने के लिए आई थी। ये प्लान जो है मेरे दादाजी ने किया था और इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। मैं तुम्हारे साथ 1 साल रहती और फिर मैं तुमसे प्यार करने की एक्टिंग करती और फिर तुम्हें धोखा देके चली जाती। बट अब मुझे लग रहा है कि तुम जैसे पागल को प्यार में फंसाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तुमने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है।
ऐसा वो गुस्से में कहती है। और जब भी वो गुस्सा होती है उसे प्यार आ जाता है। यहाँ पर किस्मा कहता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ योशिना, तुम चाहे जो भी कर लो बट मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल हूँ। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत बड़े पागल हो, अब जाओ यहाँ से। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो सुबह उठती है तो उसकी तबीयत खराब होती है। इसीलिए वो अपने बचपन की दिनों को याद करती है कि जब भी मौसम चेंज हो जाता है तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। वो यहीं पर लेट जाती है, फ़ोन निकालती है और मैसेज टाइप कर देती है किस्मा को कि वो स्कूल नहीं आने वाली है, उसकी तबीयत खराब है। थोड़ी देर बाद ही यहाँ किस्मा आ जाता है जैसा कि योशिना को लगा था। यहाँ पर वो आकर कहता है गुड मॉर्निंग योशिना, मैं यहीं पर बाहर रनिंग कर रहा था तभी तुम्हारा मैसेज देखा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स और जूस लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ तुम इसे पी लो। वो पूछती है कि तुम कितने दूर रनिंग कर रहे थे, तो कहता है यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर। और इतनी जल्दी आ भी गए, तो वो कहता है कि हाँ मैं भागते हुए आ गया था। वो यहाँ पर कहती है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी तबीयत ऐसे ही खराब होती है मौसम चेंज होने की वजह से। यहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम्हें तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ हॉस्पिटल में, आज मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। वो कहती है नहीं नहीं तुम स्कूल ही जाओ, मैं जो हूँ अकेले यहीं पर रेस्ट कर लूंगी। किस्मा कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल में छोड़ देता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे हॉस्पिटल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बट तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर देना, वैसे मैं तुम्हें मैसेज करूंगा तो प्लीज़ उसका रिस्पॉन्स कर देना ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक है। स्कूल में जाने के बाद ही किस्मा यहाँ पर मैसेज करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्टिंग के कुछ मैसेज का रिप्लाई वो देती है बट वो फिर नहीं देती, तो वो उसे फ़ोन करने लग जाता है। तभी यहाँ पर वो उठता है और जाने लग जाता है। रास्ते में उसे फ़ोन आता है कि कोई प्रॉब्लम आ चुकी है गैंग के अंदर, किसी बंदे को चोट लगी है। तो वो उसके पास देखने के लिए आ जाता है और साथ में वो ताची बना को कहता है कि वो जो है ये केस खुद से संभाल ले, क्योंकि वो अभी बिजी है, वो जाना चाहता है घर पर योशिना के। इसीलिए वो यहाँ ताची बना को बोलता है कि ये केस तुम संभाल लो, क्योंकि मुझे यहाँ पर जाना है, अपने लोगों की प्रोटेक्शन करना भी जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखो किसने हमला किया है हमारे बंदे के ऊपर। वैसे मैं जो हूँ जा रहा हूँ यहाँ पर योशिना के घर पर, उसे मेडिकल में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है बट उसकी तबीयत खराब है। ये सारी कहानी वो यहाँ ताची बना को सुनाने लग जाता है बट ताची बना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है और वो यहीं पर फ़ोन को काट देता है। साथ में जो उसके बंदा होता है वो ये सारी चीज़ें देखकर चौंक जाता है। वो सोचता है कि इतने जो है इंटेंस सिचुएशन में वो इतना कूल कैसे है, इतना शांत होकर कैसे बात कर पा रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो उसे समझाता है और कहता है कि हमें जो है अपने लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, इसलिए अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। वो आदमी कहता है जी बॉस। हम इधर देखते हैं कि जो योशिना है उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो यहाँ पर सो रही होती है। वो आता है, उसका टेम्परेचर चेक करता है, उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है। इसलिए वो यहाँ पर कॉल करता है और कहता है कि प्लीज़ एक गाड़ी यहाँ पर भिजवा दो योशिना के घर पर, उस गाड़ी के अंदर एसी होना चाहिए। फिर हम देखते हैं योशिना का बैग वो उठा लेता है और साथ में योशिना को अपने गोद के अंदर उठा लेता है और गाड़ी के अंदर ले जाता है। वो उसे सुला रहा होता है, उसके माथे पर अपना हाथ रखता है। वो देखता है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। वो सोचता है उसे अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, इसलिए वो उसे उठाकर अपने गोद में रख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेडिकल के बाद वो उसे दोबारा घर पर ले आता है और वो यहाँ पर अपने दादाजी से बात कर रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि उसकी तबीयत खराब थी तो उसे मैंने रात भर देखा और साथ में मेडिकल भी ले गया था, बट वो समझती है कि मैं उसे यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके दादाजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाएगी, अब तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना है कुछ और दिन। वो कहता है क्रिस्मा कि मुझे लगता है कि कम से कम 1 साल यहाँ पर उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हंसते हुए उसके दादाजी कहते हैं कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं उसके दादाजी जो है यहाँ पर मीटिंग में चले जाते हैं कहीं और हम देखते हैं एक बाइक वाले लड़के को। ये लड़का कोई और नहीं सोमा ही होता है, जो यहाँ पर निगरानी रखा हुआ होता है उसके दादा के ऊपर। हम देखते हैं कि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।